Okay, I hope my screen is visible to everyone. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So let's start the class with today's motivational quote. So what about success? अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस हमें पता है कि एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो एक दिन जरूर मिलेगी. अब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो जब आप किसी भी गोल के लिए, किसी भी अपने ड्रीम के लिए तैयारी करते हो, ठीक है, पहले सोचो कि आप क्या चीज बेस्ट कर सकते हो, आपके अंदर क्या हिडन टैलेंट है, आप क्या करना चाहते हो. देन उसके लिए ट्राई करना स्टार्ट करो, हर दिन उसके लिए वर्क करो, हर दिन अपना गोल सेट करो. अगर एक बार आप अनसक्सेसफुल होते हो, देन आप ये देखो कि भाई क्या मेरी गलतियां रही थी, उन गलतियों पर वर्क करना स्टार्ट करो एंड देन दोबारा से स्टार्ट करो. यू नो फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती है. अगर आप ट्राई कर रहे हो, आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, तो क्या होगा, आपको कम से कम एक्सपीरियंस तो मिला. अगर आप उस चीज के लिए ट्राई ही नहीं करते, तो क्या होता, वहां पर आपकी सक्सेस, वहां पर आपके फेलियर के चांसेस पूरे 100% थे, लेकिन जब आप ट्राई करते हो तो वहां पर आपकी सक्सेस और फेलियर के चांस 50-50% होते हैं. और हर एक फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपको एक बेटर पर्सन बनाता है. ठीक है. सो इसीलिए कभी भी क्विट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है. हमें बेटर तरीके से वर्क करना है. अपने मेंटोर्स की हेल्प आप ले सकते हो, अपने पेरेंट्स का आप गाइडेंस लो, जो भी जिनको भी लगता है, आपको लगता है कि भाई ये मुझे सही गाइड कर सकते हैं. ठीक है. सो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है, वर्क करना स्टार्ट करो, आइडेंटिफाई करो क्या करना है मुझे लाइफ में. बहुत प्रीशियस टाइम है, सो डोंट वेस्ट इट. ओके. So with this positivity, let's start with our lecture. So in last class, we have started with the basic introduction of the company, right? एक बार क्विकली हम रिवीजन करेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था. तो वी हैव स्टडीड अबाउट द कंपनी. अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी का जो पहला एक्ट था वो कौन सा था? कंपनीज पहले कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड की जाती थी, बताओ. 1956. Yes. Companies तो Act Companies Act 1956. ठीक है. देन इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर 57 ईयर्स, भाई जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, सिनेरियो चेंज होता है, तो हमें भी अपने लॉज में अपडेट करने की जरूरत होती है. देन 57 ईयर्स के बाद कंपनी का नया एक्ट आया. कौन सा था? 2013. 2013. 30. 13. देन इसके बाद एक अमेंडमेंट हुई थी कंपनीज के कुछ एक्ट्स के अंदर, तो वो आया था हमारा कंपनीज एक्ट, कंपनीज 2015. अमेंडमेंट एक्ट 2015. ठीक है. इतना आई होप क्लियर है ना. अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें तो इस पूरे एक्ट में, कंपनी लॉ में अगर हम बात करें, 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है एंड 7 शेड्यूल्स है. ठीक है. नाउ अगर हम कंपनी के मीनिंग की बात करें, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, कंपनी वर्ड इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम प्लस पेनिस. इट मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन. कंपनी जो है वो डिफाइन की गई है, कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20. उसमें क्या बोला गया है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉर्म्ड हुई है, रजिस्टर्ड हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956, वो सभी कंपनीज कहलाएंगी. इसके बाद हमने स्टडी किया था द वेरियस फीचर्स ऑफ द कंपनी. उसमें सबसे पहला क्या था? Incorporated Association. इसका मतलब बता सकते हो बच्चे? क्या एक्सप्लेन किया Yes, था मैंने? ma'am. बताओ. मैम, इसमें ना जो कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है कि वो ना रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. यस, वेरी गुड. सो यहाँ पर बताया गया था कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, कंपनी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो कंपनी नहीं फॉर्म होगी. अगर कोई पर्सन का ग्रुप है और उसमें 50 से ज्यादा मेंबर हैं और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो इसका मतलब वो इलीगल एसोसिएशन ट्रीट होगी. ये मैंने आपको बताया था. और किस
एक्ट के अंदर, किस सेक्शन के अंदर इलीगल एसोसिएशन डिफाइन होगी? सेक्शन 464। ठीक है। नेक्स्ट फीचर मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, जिसका मतलब क्या था बताओ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस? आर्टिफिशियल पर्सन और उसकी जो कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यस उसके यस, ओनर ये कंपनी और जो उसके पर्सन है उसके मेंबर से दोनों ही अलग हैं। ठीक है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ठीक है। इसमें हमने एक लैंडमार्क केस डिस्कस किया था सैलमन एंड सैलमन का, सैलमन एंड कंपनी का, जिसमें बोला गया था कि सैलमन एक बूट एंड शू मैन्युफैक्चरर था। ठीक है। देन उसने एक कंपनी बनाई। अब हमें पता है कि सैलमन और कंपनी अलग अलग है, तो सैलमन ने अपना जो बिजनेस था बूट और शू मैन्युफैक्चरिंग का, वो उसने उस कंपनी को सेल कर दिया था 30,000 में। ना 30,000 में सेल कर दिया। अब कंपनी तो अभी स्टार्ट हुई थी, कंपनी कैसे पे करती? तो सैलमन ने क्या किया, कंपनी की तरफ से खुद को इक्विटी शेयर 20,000 के इश्यू करवा दिए थे, इक्विटी शेयर, और 10,000 के डिबेंचर। नाउ कुछ टाइम बाद जब कंपनी वाइंड अप होने लगी तो हुआ क्या कि 10,000 रुपए के कुछ अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स थे। वो ये क्लेम करने लगे कि भाई रुको, सबसे पहले सैलमन को नहीं हमें पेमेंट करो, क्योंकि सैलमन एंड द कंपनी इज सेम। बट हमें पता है कि लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, उनको पे किया जाता है, अनसिक्योर्ड को उसके बाद पे किया जाता है। सो ये पॉसिबल नहीं था। देन ये कहा गया कि कंपनी लॉ में कहा गया है कि कंपनी जो है अलग है उसके मेंबर से, तो दैट्स व्हाई सैलमन को ही सबसे पहले पे किया जाएगा। ठीक है। सैलमन एंड कंपनी एक नहीं है। नेक्स्ट हमने बात की थी सेपरेट प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या बताया था बताओ? मैम इसमें ना जो कंपनी कैपेबल होती है ओइंग और डिस्पोजिंग अपनी प्रॉपर्टी को वो करने के उसमें। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है अपने नाम पर प्रॉपर्टी जो है बाय कर सकती है और अपने नाम पर प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, अपने नाम पर बिजनेस जो है वो कर सकती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने बात की थी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या था? मैम मैम परपेचुअल इसमें सक्सेशन में जो एंड नहीं होगा वो गोइंग ऑन होगा। ओनर किसी मेंबर की डेथ से उसका कोई इफेक्ट नहीं यस। होगा। सो कंपनी की जो लाइफ है वो बेसिकली उसके पर्सन की लाइफ से मेजर नहीं होती है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, सो द लॉ इज हैविंग द ओनली राइट टू एंड द लाइफ ऑफ कंपनी। ओके। सो अगर उसके मेंबर की डेथ हो जाती है तो भी कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसका मतलब क्या था? मैम कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका Yes. कोई बर्थ नहीं हुआ है नेचुरली। यस ग्रेट। वो बेसिकली किसने क्रिएट की है? लॉ में। लॉ ने। वेरी गुड। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था। मैम Yes, लिमिटेड ma'am. लायबिलिटी सिर्फ कंपनी ले सकती है, हम्म। ओनर के उससे नहीं मिल सकती। कंपनी लिमिटेड मैम मेंबर लायबिलिटी के ले सकती जितने है। शेयर होते हैं हाँ। उतनी उसकी लाइबिलिटी होती है। यस। सो मेंबर की जितने भी शेयर होल्डिंग्स है और जितना उसने इन्वेस्ट कर रखा है उतने तक की ही उसकी लाइबिलिटी है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक्स एक पर्सन है, उसने कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। सो अगर कंपनी का लॉस होता है तो उसके सिर्फ इतने ही पैसे डूबेंगे और वो इतने के लिए ही लाइबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। इसका मतलब क्या है? मैम मैम जो कंपनी के जो कंपनी के शेयर है शेयर्स उनको है ना वो फ्रीली ट्रांसफर किया जा सकता यस, कंपनी की शेयर को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, और ये हमें बताया गया था सेक्शन 44 में। सेक्शन 44 बताता है कि कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉमन सील, हमने पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट Yes. फीचर। मैम कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इसलिए एक कॉमन सील बनाई जाती है कंपनी के लिए, ताकि वो किसी भी ऑफिशियल पेपर पर स्टैम्प हो सके। ओके। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था टाइप ऑफ कंपनीज। तो टाइप ऑफ कंपनीज में वी हैव डिस्कस फर्स्ट द चार्टर्ड कंपनीज। ठीक है। तो जो चार्टर्ड कंपनीज होती है वो कौन सी कंपनीज होती हैं? मैम जो
किंग और क्वीन द्वारा बनाई बनाई जाती है जाती है। Yes. एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंग्लैंड। यस, बैंक ऑफ और इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और 1947 के बाद ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है ना। तो चार्टर कंपनी वो कंपनी होती है जो कि स्पेशल चार्टर जिसे कौन ग्रांट करता है, इंग्लैंड के किंग और क्वीन ग्रांट करते हैं। सो ऐसी कंपनीज को हम चार्टर्ड कंपनीज कहते हैं। नेक्स्ट हमने बोला था स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी बताओ कौन सी कंपनी होती है? मैम जो पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट थ्रू बनाया जाता है। होती तो है। बेसिकली पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास किया गया है या बाय स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है तो वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। जैसे आरबीआई हो गया आपका, सेबी हो गया, है ना, जिनके अपने एक्ट्स होते हैं। आईडीबीआई हो गया, है ना, मैम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी। यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी की। तो रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? मैम कोई भी कंपनी जो फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है अंडर रजिस्टर हुई है 2013 या जो उससे पहले से भी एग्जिस्ट कर रही थी। यस, वो सो बेसिकली ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज के बारे में बताया गया था सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में, ठीक है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 कहता है कि कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड कंपनी होगी। अब ये कंपनी भी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रजिस्टर्ड कंपनी सेक्शन, प्लीज ध्यान रखना, यू नो लॉ में सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई मैं बार बार एक एक सेक्शन को रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो रजिस्टर्ड कंपनी सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में इसके बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि रजिस्टर्ड कंपनी 3 टाइप की हो सकते हैं। सबसे पहले है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में। कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। एंड अगर मैं बात करूं अनलिमिटेड कंपनी का, सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी बताओ कौन से सेक्शन के अंदर है अनलिमिटेड कंपनी? मैम सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। यस, 2 सबसेक्शन 22। अगर मैं गारंटी वाली की बात कर रही हूँ, कंपनीज लिमिटेड बाय 2 गारंटी, सबसेक्शन मैम 21। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में, कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 3 सब 2। यस, वेरी गुड। चलो अच्छे से सेक्शन भी हमें याद हो गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के सेक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। और अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, सो पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बता सकते हो मुझे क्विकली पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में? मैम पब्लिक कंपनी होती है जिनके शेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। वेरी गुड। क्या प्राइवेट Private कंपनी कर सकती है शेयर्स अवेलेबल? यस मैम। नो कर, नहीं, sorry. बिल्कुल नहीं कर सकती है, पब्लिक को नहीं कर सकती है ना। अच्छा, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? मैम 200। और पब्लिक कंपनी में? मैम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, मिनिमम कोई भी मेंबर limit 7 नहीं। होते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, ठीक है। और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, पब्लिक कंपनी है कोई, उसकी एक सब्सिडरी है, तो क्या वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है? नो मैम। नहीं। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या होगी? पब्लिक कंपनी ही होगी। मैम बट उसमें वो था ना गवर्नमेंट कंपनी 51% शेयर से ज्यादा। मैंने आपको बताया था पब्लिक कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी, कल ही डिस्कस किया था, यस मैम। है ना।
ओके, स्मॉल कंपनी हमने डिस्कस कर लिया था, ओपीसी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना? चलो यहां तक क्लियर है, आई होप सबको। Yes, ma'am. चलो, so next we are going to start with holding and subsidiary companies. ठीक है, सो होल्डिंग कंपनी की सबसे पहले बात करते हैं, ये समझते हैं कि होल्डिंग कंपनी सेक्शन कौन सा है। पहले ये समझो, सेक्शन है 2 सबसेक्शन 46 में होल्डिंग कंपनी के बारे में बताया गया है। अब क्या बोला गया है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज means a company of which such companies are subsidiary companies. ठीक है, so a company which control another company or in word has a hold over another company is a holding company. देखो नेम से ही पता चल रहा है होल्डिंग की अगर मैं बात करूं, सो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो दूसरी कंपनीज को होल्ड करती है और वी कैन से कंट्रोल करती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी है एक्स, ठीक है, अब इसकी सब्सिडरी है वाई। अब सब्सिडरी क्यों है, क्योंकि यहां पर जो 51% से ज्यादा जो शेयर्स हैं वो किसके हैं, एक्स के हैं। ठीक है, तो इसका पूरा मैनेजमेंट, इसको होल्ड कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, एक्स करता है। तो एक्स हुई होल्डिंग कंपनी, वाई हुई सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 46, है ना। ना अगर मैं सब्सिडरी कंपनी की बात करूं, सो सब्सिडरी कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88। क्या बोला गया है, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट से होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, इसका मतलब जिस कंपनी को होल्ड किया जा रहा है वो क्या होगी, वो सब्सिडरी कंपनी होगी। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर on its own or together with one or more of its subsidiaries। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमारे साथ मनीषा एंड कोमल है। ठीक है, सो कोमल और मनीषा ने अपनी अलग अलग कंपनी जो है वो सेट कर रखी है। नाउ अगर हम हाइपोथेटिकली अज्यूम करें कि कोमल ने मनीषा की कंपनी को होल्ड कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि कोमल ने मनीषा की कंपनी में 51% से जो ज्यादा शेयर कैपिटल है वो ओन कर रखी है। सपोज अगर मनीषा की कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, इसका मतलब सारे शेयर्स की वैल्यू वो कितनी है, 20 लाख है। कोमल ने कितने होल्ड कर रखे हैं, सपोज इट्स 17 लाख, तो 17 लाख जो है 51% से ज्यादा है, या फिर 18 कर लेते हैं। ठीक है, सो अब ये क्या है, ये 51% से ज्यादा है। सो आई कैन से कि भाई जो कोमल होगी, कोमल की जो कंपनी है वो है होल्डिंग कंपनी एंड मनीषा की जो कंपनी है वो है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, नाउ अब कोमल की कंपनी क्योंकि होल्डिंग कंपनी है तो सारा कंट्रोल करेगी मनीषा की कंपनी का, कि मनीषा की कंपनी में टॉप मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कौन होंगे, कितने होंगे, कैसे डिसीजन लेना है, सब कुछ कंट्रोल किया जाएगा बाय कोमल की कंपनी। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अगर मैं होल्डिंग कंपनी की बात करूं, होल्डिंग कंपनी का सेक्शन कौन सा था, 246। 246. सब्सिडरी का कितना हुआ, 286. कितना है, 286 है, सॉरी 286 सब्सिडरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएट कंपनी। अब इसको समझते हैं। तो एसोसिएट कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
उसमें क्या बोला गया है कि एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट other company has significant influence but which is not subsidiary company. अब ये समझो, associate company is similar to subsidiary company but it is not a subsidiary company. इसका मतलब क्या है? मैंने यहाँ पर बोला कि देखो एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका दूसरी कंपनी पर इन्फ्लुएंस होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी में नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% से कि कम से कम 20% मिनिमम और 20% से ज्यादा की शेयर कैपिटल, 20% से ज्यादा 51% से कम की जो शेयर कैपिटल है वो ओन करना, ठीक है ना। कंट्रोल का यहाँ पर मतलब है इट शैल इंक्लूड राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसीज डिसीजन एक्सरसाइजेबल बाय पर्सन और पर्सन acting individually in directly or indirectly including by virtue of their shareholdings, ठीक है। ओके अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनीज हो गई, एसोसिएट कंपनीज हो गई, या दूसरी कंपनीज को कैसे कंट्रोल करते? क्योंकि जिसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसके पास वोटिंग राइट ज्यादा होंगे, क्योंकि हमें पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द व्हाट, ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो अगर एक पर्सन है उसके पास ज्यादा शेयर्स है, ज्यादा इक्विटी शेयर है, तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा कंट्रोल होगा, ज्यादा वो वोट कर पाएगा, ज्यादा इन्फ्लुएंस उसका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर केयरफुली डिफरेंस समझते हैं दोनों में, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। सब्सिडरी किसमें डिफाइन थी? सेक्शन 2 सबसेक्शन 86। एसोसिएट कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। अब देखो ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर 4 कंपनीज ली हैं। एक उर्वशी की कंपनी है, दूसरी आंचल की कंपनी है, थर्ड इज रितिका लिमिटेड एंड फोर्थ इज कनिका लिमिटेड। सपोज उर्वशी ने जो आंचल की कंपनी है उसके 52% शेयर कैपिटल ओन कर रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ क्योंकि उर्वशी ने, ये क्या है 51% से ज्यादा को हम बोलते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी शेयर्स ले रखे हैं, दैट्स व्हाई उर्वशी की कंपनी कौन सी हुई? होल्डिंग कंपनी। आंचल की कंपनी कौन सी हुई? सब्सिडरी। नाउ अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ रितिका। रितिका ने कनिका की कंपनी के 25% शेयर जो है वो ओन कर रखे हैं। अब ये मेजॉरिटी तो नहीं है बट सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि 20% से ज्यादा है, दैट्स व्हाई रितिका की जो कंपनी होगी वो कहलाएगी एसोसिएट कंपनी। समझ आया? बताओ डिफरेंस क्लियर है? आई होप। यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, अगर रितिका ने 52% शेयर होल्डिंग ओन कर रखी होती कनिका की कंपनी में, तो क्या मैं तब भी एसोसिएट कंपनी बोलूंगी रितिका की कंपनी को? नो मैम। नहीं।
तब वो सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और कनिका की सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, आई होप डिफरेंस क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डोरमेंट कंपनी। नाउ डोरमेंट कंपनी अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझे, सो इट मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट एक्टिव, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि एक्टिव नहीं है, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एसेट और एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट देयर बीइंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. This means that other than payment of fees to registrar, payment made to fulfill requirement of the Companies Act, no other financial transaction is made. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो डोरमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है. अब इट मे बी कि रितिका ने एक कंपनी फॉर्म करी एक्स लिमिटेड. रितिका ने सोचा अभी फॉर्म कर लेती हूँ, लेकिन जो इसका काम है वो स्टार्ट होगा आफ्टर 1 ईयर. तो अभी तो ये कंपनी कुछ नहीं कर रही है, हाँ कुछ पेमेंट जरूर कर रही है, क्योंकि अब देखो कंपनी तो फॉर्म कर ली है रितिका ने पहले ही, तो रजिस्ट्रार को फीस पे करनी है और भी सारे खर्चे करने, तो वो जो फीस वाला काम है बस वो हो रहा, उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है. तो इस केस में जो ये कंपनी होगी एक्स लिमिटेड, दिस विल बी द डोरमेंट कंपनी. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट कंपनीज. ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, चलो फिर से डिस्कस कर लेते हैं. नाउ एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 जो है उसमें डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में. क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनीज इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय या तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स है और कंपनी वाई है, कंपनी एक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 55% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखी है. ठीक है, सो बेसिकली ये जो एक्स लिमिटेड हुई ये गवर्नमेंट कंपनी हुई, क्योंकि सरकार ने इसमें 51% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं. अगर किसी कंपनी में सपोज अगर 51% से कम है तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी. अगर सपोज वाई में 60% होल्ड कर रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, तो भी वो क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. ठीक है, Yes, ma'am. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है रोज लिमिटेड. आप इस कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने शेयर होल्ड कर रखे हैं 51% से ज्यादा, देन इन दैट केस ये कंपनी हुई गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, अगर देखो गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी होती है तो वो भी क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी. ये तो लॉजिकल है, डोंट यू थिंक? क्योंकि सब्सिडरी ma'am. कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें आपने 51% से ज्यादा होल्डिंग कर रखी होती है. तो ऑब्वियसली ना कोई गवर्नमेंट कंपनी है, अगर उसने किसी दूसरी कंपनी में 51% से ज्यादा हेल्ड कर रखा है तो इनडायरेक्टली तो वो किसने कर रखा है, गवर्नमेंट ने ही तो कर रखा है. गवर्नमेंट ने इसमें लगाया, इन्होंने इसमें लगाया, तो था तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का पैसा ही है ना, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी हुई. चलो, आई होप यहां तक क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट है तो बताओ.
डन, नो डाउट? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वन मैन कंपनी की। ठीक है, सो देखो कंपनी का वैसे ऑर्डिनरी जनरली मतलब होता है ग्रुप और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, those who are united for common objective. ठीक है, therefore in the eye of law one man cannot form a company, क्योंकि obviously ना कंपनी में हमने क्या बोला कि ग्रुप ऑफ पर्सन है, सो वन पर्सन कैसे फॉर्म कर सकता है कंपनी, ग्रुप तो है नहीं। However, one man company is colloquial term used to denote a company in which one man hold virtually all shares of the company, with other member really holding token share in order to fulfill the statutory requirement of having at least 2 or 7 members। इसका मतलब क्या है, देखो 1% कंपनी, जैसे मैंने बोला अगर 1% फॉर्म कर रहा है तो कंपनी कैसे हुई, क्योंकि कंपनी तो ग्रुप ऑफ पर्सन है। अब यहां पर जो 1% कंपनी कैसे फॉर्म होती है, इसका मतलब क्या है कि सपोज रितिका है, रितिका ने सोचा कि भाई मुझे वन मैन कंपनी फॉर्म करनी है, कैसे करे, है ना? तो उसने सोचा कि ठीक है मेरी ये जो कंपनी होगी रोज लिमिटेड, सपोज ठीक है, अगर मैं इसके जो 100% शेयर कैपिटल है खुद होल्ड कर लूं तो सारा कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा, मेरी ही कंपनी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मुझे फॉलो करनी है, सो अब मुझे कुछ मेंबर तो दिखाने पड़ेंगे, अगर मैं प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना चाहती हूँ तो मिनिमम 2 मेंबर तो होने चाहिए ना। सो और पब्लिक कंपनी के केस में 7, तो जो अदर मेंबर्स हैं उनको मैं दिखाऊंगी एज होल्डिंग टोकन शेयर्स, शेयर्स को एज अ टोकन की वैल्यू में उन्होंने होल्ड कर रखा है, इस तरह से मैं दिखाऊंगी। ठीक है, सो इस तरह से जो वन मैन कंपनी है वो फॉर्म होती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब वो कंपनीज जो कि इंडिया के बाहर फॉर्म हुई है, तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया के बाहर आप फॉर्म हुए हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में। क्या बोला गया है कि फॉरेन कंपनी जो है वो कंपनी होती है और वो बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट हुए हैं, फॉर्म्ड हुए हैं आउटसाइड इंडिया, which has a place of business in India whether by itself or through an agency physically or through electronic mode। ठीक है, conduct any business activity in India or in any manner। अब देखो हमारे लिए वो फॉरेन कंपनी है ना, क्यों फॉरेन कंपनी में बोल रही हूँ, सबसे पहले समझो ये वो कंपनीज हैं जो कि बाहर फॉर्म हुई हैं और हमारी कंट्री में बिजनेस कर रही हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब किसी भी वे में वो बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। Amazon की बात करें, यूएस की कंपनी है, क्या Amazon हमारे यहाँ बिजनेस करती है? आंसर इज यस। यस Amazon इनकॉर्पोरेट और फॉर्म्ड कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई है। बिजनेस हमारे यहाँ कर रही है तो हमारे लिए हुई है फॉरेन कंपनी, बिजनेस ही कर रही है डिजिटली, ठीक है, वर्चुअली, ठीक है, पर वो मैटर नहीं करता। ठीक है, हमारे यहाँ बिजनेस तो कर ही रही है ना। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक,
नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, नाउ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो सबसे पहले इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 72। सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 में बताया गया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 72, a public financial institution means Life Insurance Corporation of India that is established under section 3 of Life Insurance Corporation Act 1956। इसमें देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे इसमें LIC आ जाता है, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IDFC आ जाती है। ठीक है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 and subsection 6 of Companies Act 1956. ठीक है, now specified companies referred to in the UTI or Unit Trust of India Act 2002 and institutions notified by central government under section 4 subsection 2 of Companies Act 1956. Such other constitutions as may be notified by central government in consultation with Reserve Bank of India। ठीक है, सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिन भी इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, रिजर्व बैंक की कंसल्टेशन के साथ इंक्लूड करती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 में, वो होती है हमारी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्हें बनाया जाता है, जैसे इसमें आ गई LIC, IDFC, ठीक है, UTI। ओके, नाउ इट इज टू नो इंस्टीट्यूशन। मैम यस बेटा, मैम एक्सक्यूज मी मैम, Yes, बट ये स्टैट्यूटरी कंपनी हो गई ना ये तो फिर। बेटा इन्हें एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या, वहां पर सिर्फ हमने ये बोला था स्टैट्यूटरी कंपनी में कि भाई ये वो कंपनी है जिनको आप स्पेशल एक्ट के थ्रू आप बना रहे हो, लेकिन सारी जितनी भी कंपनीज होगी जो कि स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई गई है या जो स्टैट्यूटरी कंपनी है, जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएंगी। वो रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि कौन कौन सी कंपनीज जो है, वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आनी चाहिए। ठीक है, ओके मैम। now it is to be noted that no institution shall be so notified unless it has been established or constituted by any central or state act. Not less than 51% of the paid up share capital is held or controlled by central government or state government or both। देखो यहाँ पर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के लिए दो चीजें तो मैंडेटरी हैं। सबसे पहले इसे कौन स्टैब्लिश करेगा, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सेंट्रल एक्ट या फिर स्टेट एक्ट। या तो सेंटर ने कोई एक्ट बनाया है या स्टेट ने कोई एक्ट बनाया है, उसके थ्रू ये क्या आई है, एग्जिस्टेंस में आई है। सेकेंड चीज क्या मैटर करती है कि 51% से ज्यादा की जो शेयर कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के थ्रू होल्ड की हुई होनी चाहिए, तभी वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे? यस मैम। चलो आगे हम बात करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में। आई होप समझ आ रहा है सबको ना? यस मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी की। ठीक है, सो जो हमारा सेक्शन है 581A सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956
इसमें बताया गया है प्रोड्यूसर कंपनीज के बारे में। अब प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? प्रोड्यूसर कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज specified in section 581B and registered as a producer company under this act। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनीज जिनका ऑब्जेक्टिव एंड जो एक्टिविटीज हैं वो कौन सी हैं, विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन 581B। 581B में जो एक्टिविटीज, जो ऑब्जेक्टिव मेंशन किए हैं, वही ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज इनकी हैं। दूसरी चीज क्या जरूरी है प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कि जो कंपनीज एक्ट है उसके अंडर इन्हें एज अ प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड करवाना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बेटा? सो हमने कंप्लीट कर लिए ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा बताओ। मैम जो 581B सेक्शन है उसमें जो एक्टिविटीज हैं ये वो बेटा मेंशन नहीं है। एक्टिविटीज कौन सी है ये हम आगे डिटेल में करेंगे, अगर आप चाहते हो। एक सेकेंड, ये मैंने आगे रखा हुआ है डिटेल में ना, इसका पूरा एक बहुत लेंदी है टॉपिक ना ओके मैम। प्रोड्यूसर के लिए कंपनी का। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अगर मैं 581B के बारे में बताऊं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो 581B इस सेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स बताए हैं या एक्टिविटीज बताई हैं प्रोड्यूसर कंपनी की, वो है सबसे पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी एक बिग लिस्ट है, लाइक हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग, हैंडलिंग, marketing, selling of primary produce of the members। प्राइमरी प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि मतलब जितनी भी हमारी जो एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं, है ना, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब उससे रिलेटेड सारा प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली आ जाता है इसमें। ठीक है, सेकंड आ जाता है प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज जो कंपनी परफॉर्म कर रही है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज और भी इसमें एक्टिविटीज होती हैं वो जो कंपनीज परफॉर्म करती हैं, और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो कंपनी फॉर्म होती है वो रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट
कंपनीज एक्ट में एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी किस तरह से फॉर्म्ड होती है, किस तरह से उसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब देखो, अगर हम बात करें कि कंपनी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें ना डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज प्रमोशन, देन इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन एंड देन कमेंसमेंट। कि ये सारी स्टेजेस होती हैं। क्या क्या है? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टेज 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रमोशन। देखो, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन refers to the whole gamut of activities which are necessary to launch any business as a going concern। देखो, प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि किसी भी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए नेसेसरी होती हैं। ठीक है, नाउ इट रेफर्स टू originating the idea of forming a company and taking all the necessary steps in this regard, namely organizing fund, property, managerial ability into a business concern for the purpose of making profits therefrom. So, and person who assume the task of promotion are called promoters, जिसको समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल खुशबू है हमारे साथ। तो खुशबू के माइंड में एक आइडिया आता है कि भाई, उसे लगा कि भाई मेरे को ना बिजनेस स्टार्ट करना है। सो उसके माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है, कि कोई भी मतलब प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आया। अब उसने बोला ठीक है, हमें क्या करना है, अब इस आइडिया को हमें एक्चुअल बिजनेस में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है, आइडिया आया कि सपोज हम एक हेल्दी फूड चेन बिजनेस ओपन करते हैं, जहां पर हम लोगों को हेल्दी फूड अवेलेबल कराएंगे मिनिमम कॉस्ट में, एट द सेम टाइम जो कि बहुत ही टेस्टी होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भाई हेल्दी फूड की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही महंगा होता है। वहीं अगर हम जंक फूड की बात करें, अब जाओ मैकडी में जाओ, आपको 50-60 का बर्गर मिल जाता है। ठीक है, सो इट विल बी अ गुड आइडिया। तो खुशबू के माइंड में आइडिया आया, खुशबू ने बोला चलो ठीक है, अब स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना है, खुशबू को क्या करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट सेटअप करने पड़ेंगे। अब रेस्टोरेंट सेटअप करने के लिए उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए। तब खुशबू क्या कर रही है, खुशबू सोच रही कि कहाँ से मैं फंड को अरेंज कर सकती हूँ। वो इन्वेस्टर से मिल रही है, इन्वेस्टर से सपोज इन्वेस्टर्स ने पैसे दे दिए, अब क्या करना है, बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है, सारी चीजें करनी है, सेट करने हैं। कौन कौन सी जगह पर, सपोज दिल्ली में अपना आउटलेट खोलना चाहते हो, दिल्ली एनसीआर में खोलना चाहते हो इनिशियली, तो वहां पर भी कौन कौन से प्लेसेस में, सपोज साकेत हो गया दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद हो गया, है ना। तो अब खुशबू ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है। तो अब
क्योंकि खुशबू ने बेसिकली आइडिया फॉर्मेशन से लेकर कंपनी के फॉर्मेशन तक, फंड के अरेंजमेंट तक सारा काम किया है। तो खुशबू को मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि खुशबू कौन हुई, खुशबू ने कौन सा काम परफॉर्म किया। खुशबू हियर विल बी प्रमोटर, एंड खुशबू ने जो काम किया है वो किया है प्रमोशन का। इसका मतलब इस बेसिकली एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी हैं। इसमें सारी एक्टिविटीज आ जाती है, आइडिया फॉर्मेशन से लेकर फंड अरेंजमेंट तक, प्रॉपर्टी मैनेज तक। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, चलो प्रमोटर की अगर हम बात करें, जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 डिफाइन करता है अबाउट प्रमोटर्स। उसमें क्या बताया गया है कि अ प्रमोटर मीन्स अ पर्सन who has been named as such in prospectus or is identified by company in its annual return as referred to in section 92। अब देखो प्रमोटर जो होता है ना, उसका जो भी नेम होता है वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। जैसा खुशबू की कंपनी है तो मेंशन होगा कि भाई खुशबू जो है वो है प्रमोटर। Second is who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise। देखो प्रमोटर जो होता है उसने बिजनेस स्टार्ट किया, सारी चीजें की, तो ऑब्वियसली ना उसका कंट्रोल तो होगा कंपनी के ऊपर, कंपनी के अफेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई देखो जो प्रमोटर होता है वो पर्सन होता है जो कि कंपनी के अफेयर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। या तो डायरेक्टली कंट्रोल करेगा या तो इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा। इनडायरेक्टली कैसे कि सपोज उसने शेयर कैपिटल 100% है, सो उसने 30% शेयर होल्डिंग उसके पास है, तो मेजोरिटी शेयर है, मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उसका है ना। इनडायरेक्टली ऑब्वियसली वो कंट्रोल करेगा। डायरेक्टली कैसे कि सपोज वो डायरेक्टर है उस कंपनी का, है ना, तो डायरेक्टर है तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा ही। थर्ड चीज क्या है, in accordance with those advice, direction and instruction, the board of director of the company is accustomed to act। इसका मतलब प्रमोटर की एडवाइस और डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के साथ ही जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो वर्क करते हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रमोटर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सो अगर हम इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू पाल्मर, अ पर्सन हु ओरिजिनेट अ स्कीम for formation of the company has the memorandum and article prepared, executed and registered, find the first director, settle the term of preliminary contract, prospectus and make arrangement for advertising and circulating the prospectus and placing the capital is a promoter। यहाँ पर क्या बोला गया है कि पाल्मर ने बताया कि देखो प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कि बिजनेस को ओरिजिनेट करता है, उसे फॉर्म करता है। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल, उसे प्रिपेयर करता है। ठीक है, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाता है, कंपनी के डायरेक्टर्स को फाइंड करता है, जितने भी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रोस्पेक्टस फाइल करता है, सारे अरेंजमेंट करता है, एडवर्टाइजिंग करता है प्रोस्पेक्टस की। ठीक है, जो ये सारा काम करता है वो होता है हमारा प्रमोटर। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. Now, Section 11 of the Companies Act 2013 provided that no company having share capital could commence any business or exercise any borrowing power till it received its certificate of commencement of business. देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, सेक्शन 11 जो है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि कोई भी कंपनी जिसके पास, जो कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, ठीक है, वो अपना बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती है, उसकी बोरोइंग पावर तब तक स्टार्ट नहीं होती है जब तक उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता है. इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, रितिका ने कोई कंपनी स्टार्ट की, करवा दिया, बट ना रितिका को जो सर्टिफिकेट होता है ना रजिस्ट्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन का, वो नहीं मिला है. रितिका ने सोचा कोई बात नहीं, मिल जाएगा, मैं अपनी बोरोइंग स्टार्ट कर देती हूँ. उसने लोगों से बोरो करना स्टार्ट करती, तो ये इलीगल होगा, ये वो नहीं कर सकती है. जब तक आपके पास ये सर्टिफिकेट ना आ जाए, आप इस तरह से बोरो नहीं कर सकते हो. Now, however, this section has been deleted from the Companies Act 2013 by Companies Amendment Act 2015. अब यहाँ पर क्या बोला गया था, ये जो हमारा सेक्शन था ये कंपनीज एक्ट 2013 में था. अब जो अमेंडमेंट हुई थी ना 2015 में, 2015 में अमेंडमेंट के बाद ये जो सेक्शन था ये डिलीट कर दिया गया है कंपनीज एक्ट से. Now, thus, the requirement of receiving a certificate of commencement for any kind of business has been done away with. Now, hence, a public or private company become legally bound on contract entered into by it soon after its incorporation. Delete भले ही हो गया है, लेकिन ये चीज है कि अगर आपको जब भी आपका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड होगे, ठीक है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएंगे, है ना. नाउ a company become legally bound on pre-incorporation contract made by promoters before the formation of the company if the company execute a fresh contract after its incorporation or adopt the contract if it fail under the purview of section 15H and section 19E of special relief. इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है लीगली बाउंड होगी कब, कौन से प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए कंपनी लीगली बाउंड होगी. अगर आपके कोई प्रमोटर है, अगर प्रमोटर ने क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, एंड अगर जो कंपनी है एग्जीक्यूट करती है फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट को अपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद, ठीक है, सो बेसिकली वो बाउंड होगी उसके लिए, ठीक है. सो बिफोर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, contract which were entered into by company after obtaining certificate of incorporation but before getting the certificate of commencement of business were known as provisional contract. देखो इसका मतलब क्या है, देखो दो अलग अलग चीजें, एक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अब यहां पर क्या बताया गया है कि एक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. कि प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, सपोज उर्वशी है. सो उर्वशी ने क्या किया कि अपनी कंपनी सेट की,
उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि आपकी कंपनी फॉर्म्ड हो चुकी है इस डेट को, सपोज डेट थी, आज की ही डेट थी, लेकिन उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला। देखो, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, ये सर्टिफिकेट सपोज आपको मिलेगा 10 जनवरी को। इसका मतलब क्या, 10 जनवरी के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उर्वशी ने 6 जन को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कोमल की कंपनी के साथ। तो नाउ इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये बेसिकली आपका कहलाएगा प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कहलाएगा प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि ये आपने आपके सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने से पहले और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद किया था। क्लियर हुआ बच्चे? इसीलिए मैं हर एक यस मैम। तो आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ ताकि ये हार्ड लाइंस आपको बिल्कुल हार्ड ना लगे और इजीली समझ आए। चलो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सो दिस इज मेंशन इन सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या मेंशन है? इट प्रोवाइड दैट अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। पहली बात, कोई भी कंपनी आप फॉर्म कर सकते हो, रजिस्टर्ड करवा सकते हो, लेकिन उसका पर्पस जो है, मोटिव जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बॉम्ब बनाने के लिए आप कोई कंपनी सेटअप कर रहे हो, बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो इलीगल होगा, कंपनी नहीं होगी वो। ठीक है। नाउ उसमें पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि वो कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उसमें 1 पर्सन होना चाहिए। बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज नेम्स टू मेमोरेंडम complying with the requirement of this act in respect of the registration. So basically ये जो पर्सन है अपने नेम से सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। Now, before a company can be registered, certain important steps have to be taken by the promoters. अब कंपनी के फॉर्म होने से पहले जरूरी है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप ले। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। सो कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड विदाउट अ नेम। ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम तो चाहिए ना कंपनी का, किस नाम से रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो। तो प्रमोटर को चाहिए कि भाई कंपनी का नेम जो है वो डिसाइड कर ले, है ना, विच इज कंसीडर्ड टू बी अनडिजायरेबल, विच इज कंसीडर्ड नॉट टू बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, नेम ऐसा होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल ना हो। ठीक है। देखो, अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी कि आपका नेम ऐसा चूज करना है जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को इंडिकेट करे तो और अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज, अब आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, रिजेंबल नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम के साथ। ठीक है। देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल दैट प्रमोटर सिलेक्ट 6 नेम्स इन ऑर्डर टू ऑफ प्रेफरेंस। अब देखो, इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई प्रमोटर तुम एक काम करो, एक नाम सपोज तुमने सिलेक्ट किया,
वो सपोज मिलता जुलता था, क्योंकि हम भी तो चेक करेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो भी ऑफिसर होंगे चेक करेंगे ये जो नेम है सिमिलर तो नहीं है। इसी वजह से उनसे बोला जाता है कि आप 6 नाम सिलेक्ट करो प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, सो दैट अकॉर्डिंगली चेक करके देन हम रजिस्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, तो उन्हें क्या करना होता है, प्रमोटर को 6 नाम सिलेक्ट करने होते हैं और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, एंड उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है जो होता है INC1 अलॉन्ग विथ फीस टू ROC, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अब जैसे मैंने बोला कि अमूल कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप अमूल नेम नहीं चूज कर सकते। ठीक है, ब्रिटानिया चूज करती है, आपने सोचा कि ठीक है, आपने स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ब्रिटानिया कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए ज्यादा। सेकेंड होता है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देन नेम सिलेक्ट कर लिया, आपको जो मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करना है एंड देन फाइल करना है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड थिंग इज पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड देन देयर कंसेंट टू एक्ट सच। अब देखो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि आपको जो आपकी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर है, सबसे पहले जो डायरेक्टर बने हैं, उनकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है उनकी कंसेंट के साथ। Now particulars of each person mentioned in the article as first director of the company including the director identification number। ठीक है, डायरेक्टर जो भी पर्सन डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर किसी कंपनी में वर्क करना चाहता है, उसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है, उसके साथ उसकी सारी डिटेल्स फिल होंगी। ठीक है, now after done the preliminary work as per section 7(1) of the Companies Act, the promoter are required to make an application to the registrar of the state in which the company's registered office will be situated in form number INC2। इसका मतलब क्या, अब आपने नेम सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल ये भी बना लिए हैं, डायरेक्टर की डिटेल उसके कंसेंट आपने सब फिल करवा लिए हैं। अब प्रमोटर को क्या चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में कंपनी सेट करना चाहते हो, हरियाणा में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेट करना चाहते हो, तो आपको हरियाणा स्टेट के जो रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट है उसको एक एप्लीकेशन फिल करके देनी होगी इन फॉर्म नंबर INC2। ठीक है, ठीक है, ओके। INC2 अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है, और INC7 मतलब फॉर्म नंबर 7 आपको फिल करके देना पड़ेगा अगर आपकी अदर कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, डोमेट कंपनी है, या कैसी भी कंपनी है। ठीक है, और इसके साथ इन फॉर्म के साथ, सपोज आपकी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी, तो आपको फॉर्म नंबर INC7 फिल करना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है मेमोरेंडम, इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सेकंड, डिक्लेरेशन in the form of INC8 by professional like advocate, chartered accountant, cost accountant, company secretary who is engaged in the formation of company। इसके बाद सेकंड आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है? INC8। इस फॉर्म को साइन करेंगे आपके जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, आपके कंपनी को फॉर्म करवाने में जिन्होंने हेल्प की, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा। थर्ड होता है, थर्ड डॉक्यूमेंट आपको लगाना है एफिडेविट, INC11, INC9 from each of the subscriber to the memorandum and from person named as first director।
मतलब वो लोग जिन्होंने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, साइन किया है, और आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे कि इस एफिडेविट को साइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल its registered office is established. Every company is required to have a registered office within 15 days of its incorporation. अब देखो यहाँ पर देखो, जब तक आपको रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं मिल जाता एक पर्टिकुलर जगह पर परमानेंट का, आपको कुछ टेम्परेरी एड्रेस देना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा कि अभी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पर है ना। Fifth is the particular of name, including surname, family name, residential address, nationality, other such particular of every subscriber to memorandum. मतलब मेमोरेंडम में सपोज आपके 6 लोगों ने आपने मिलके कंपनी शुरू की थी XYZ ABC, इन सबके साइन, इन सबकी डिटेल्स, इनके फैमिली की डिटेल, एड्रेस, प्रूफ, आइडेंटिटी का सब कुछ लगाना है, सब कुछ मेंशन करना है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑफ फर्स्ट एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। इसका मतलब जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसकी सारी डिटेल्स, उसके सारे पर्टिकुलर। ठीक है, now the registrar will scrutinize the documents filed and on being satisfied that they are in order, that the requisite fees have been paid and all other legal requirements have been duly complied with, he will issue certificate of incorporation in form number INC 11। तो बेसिकली अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई सारे डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, सब कुछ चेक करने के बाद उसे लगता है कि सारी रिक्वायरमेंट इन्होंने फुलफिल की है, उन्हें वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे जो कि फॉर्म नंबर INC 11 में होता है। ठीक है, now on or before the date mentioned in the certificate of incorporation, the registrar shall allot a company a corporate identity number। अब जिस डेट पर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है या उसके बाद आपको ना रजिस्ट्रार क्या करता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दे देता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी आइडेंटिटी का नंबर है ये, जैसे आधार कार्ड नंबर होता है ना आपका, वैसे। जैसे ये आपको दिख रहा है, इस तरह से रजिस्ट्रार जो है फॉर्म नंबर INC 11 होता है, इस फॉर्म में आपको सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, दिख रहा है सभी को, क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक समझ आया, बताओ? यस मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. okay, thank you class, have a nice day and take care all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Goodbye. Goodbye.